आइए दोस्तों, आज मिशन आईएएस संस्थान में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 2 वीडियो आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच गया होगा, हम डाल चुके हैं। पहले वीडियो में हम यही बताया कि आखिर इनका सिलेबस क्या है सिविल सर्विस यूपीएससी का, और उसको कैसे हम कवर करेंगे, ऑप्शनल पेपर का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, किस आधार पर जीएस को बेस बनाकर ही हम ऑप्शनल पेपर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बारे इस संबंध में बता चुके हैं। और दूसरा वीडियो में हम बताए हैं कि सीसेट की तैयारी आप कैसे करेंगे और कितनी आसानी से सीसेट को आप निकाल सकते हैं, वो कंप्लीट उसका पूरा ब्यौरा हम दे चुके हैं आप लोगों को। आज हम आपको बताएंगे कि पहला जो मेरे क्लास था कि जीएस के बारे में संबंध में, कि जीएस को जो पूरा सिलेबस है काफ़ी वाइड सिलेबस है, लेकिन कंप्लीट रूप से हम पूरा सिलेबस को कवर नहीं करेंगे, उसका ही कुछ पोर्शन को हम कवर करेंगे और वही आपको 90% सिलेबस को जो है एग्जामिनेशन को 90% को कवर करेगा। तो वो बिल्कुल उसको हम शुरू करते हैं और आप जो है बिल्कुल जो है ना इसी तरह हमारा वीडियो लगातार कंटिन्यू जाते रहेगा, आप इसको देखते रहेंगे। जीएस की तैयारी के लिए मात्र 45% सिलेबस जो है उसी को पढ़ना होता है और वो 90% कवर कर लेता है, और ये आपके सफलता के लिए, आपको फाइनल करवाने के लिए इनफ होता है। तो वो 45% कौन होगा, क्या होगा, वो 45% के बारे कैसे आपको उस 45% जो सिलेबस आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगा, वो किसी गाइड ही बता सकते हैं जिसने अच्छी तरह जो है ना कंप्लीट रूप से इस चीज़ को समझता हो, यानी इस एग्जामिनेशन का नब्ज को अच्छी तरह समझता हो, वही आपको बता सकते हैं। अदरवाइज किसी की बस की बात नहीं है। तो वो 45% को समझने के लिए आपको गाइड की तो बिल्कुल ही ज़रूरत है, इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या हमारे चैनल के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताएंगे वो आपके लिए इनफ होगा। इसके लिए कोई बुक्स, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्किल डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, आप उसका भी हम बताएंगे यूट्यूब के थ्रू ही कि कैसे आपको स्किल डेवलप किया जाता है, कैसे आपको राइटिंग प्रैक्टिस की होती है, कैसे आपको जो है ना बिल्कुल जो है आप कैसे क्वेश्चन के थ्रू आपको एनालिटिकल रूप से आपका दिमाग को भास्ट बनाया जाता है। इस सारे चीज़ हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। अब हम आज शुरू करेंगे कि वो 70 बोलते हैं, और वो 45% या 50% सिलेबस कौन होगा और उसको किस तरह हम तैयारी करेंगे। वो पहले सिलेबस पर हम बात करेंगे कि जो है सबसे आज हम क्लास लेंगे आपका हिस्ट्री का। आपको मालूम है कि हिस्ट्री का जो है कि मुख्य रूप से जो इसका सिविल सर्विस की या फिर पीसीएस के जो है ना जीएस के क्वेश्चन में जो है हिस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री का। मेडिएवल और एंशिएंट का इंपॉर्टेंट तो कुछ साल पहले बिल्कुल समाप्त हो गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर अब मेडिएवल पर और जो है एंशिएंट हिस्ट्री पर थोड़ा दिमाग को यूपीएससी का रुख इधर हुआ है, इसलिए इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पीसीएस में तो पूछता ही है, लेकिन सिविल सर्विस में भी आप इस तरफ रुख किया है, इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और इसको हम मुगल से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम चाहते तो हम जो है सल्तनत काल से भी शुरू कर सकते थे, मॉडर्न से भी शुरू कर सकते थे, या फिर हम एंशिएंट से भी शुरू करते थे, सब हम करेंगे। लेकिन ये इसको जो है ना बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा कोई फोकस नहीं करता है, जिसकी वजह से मैं इसको शुरू किया हूँ कि पहले ही शुरुआत है, इसको पढ़ लें। आप बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, इसको पढ़ लें। उसके बाद फिर जो आपके लिए, क्योंकि इससे भी पढ़ने के बाद जो है 1-2 क्वेश्चन का आपको 2 क्वेश्चन का फायदा हो जाएगा, और फिर आगे फिर हम एंशिएंट फिर मॉडर्न और के साथ साथ और भी जितने भी सारे सब्जेक्ट के बाद हम क्लास आपको 1 by 1 आपको देते चलेंगे। आप इसी माध्यम से आप जो है आप तैयारी में जुड़ जाएं और कंप्लीट रूप से नोट्स बनाते चलें। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, मुगल वंश शुरू करते हैं। तो मुगल वंश के बारे में जानने के लिए आपको जरूरी है कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लें। तो सबसे पहले मुगल वंश है क्या? तो मुगल वंश आपको मालूम है कि मुगल वंश का इंपॉर्टेंट वैसा ही है जैसे कि ब्रिटेन का या इंग्लैंड का, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लैंड का जो बिल्कुल ट्यूडर वंश का है। यानी इंडियन हिस्ट्री में मुगल का वही स्थान प्राप्त है जो आपको इंग्लैंड में ट्यूडर वंश को जो स्थान प्राप्त है। जैसे कि इंग्लैंड में हेनरी 7, जिसको हेनरी ट्यूडर भी कहते हैं, उन्होंने 1485 में वर्सवर्थ के मैदान में जीत हासिल करके एक वंश का नींव
डाली थी, उसी वंश को हम ट्यूडर वंश कहते हैं। उसी तरह भारत में बिल्कुल जो है ना ट्यूडर वंश के 40 साल के बाद भारत में चगताई तुर्क शाखा के एक व्यक्ति जिसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में 1526 में अंतिम लोधी वंश आपको इब्राहिम लोधी को पराजित करके जो है ना बिल्कुल एक नया वंश का जो है ना नींव रखी थी। वो नया वंश का नाम है मुगल वंश। अरे मुगल वंश का संस्थापक तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ही है, लेकिन इससे और ट्यूडर वंश के बीच बहुत कुछ समानताएं भी है। जैसे कि ट्यूडर वंश के राजा हेनरी 7 वहां के यॉर्क राजकुमारी एलिजाबेथ प्रथम से शादी की थी। इसी प्रकार जो है ना बिल्कुल आपको मुगल वंश का बिल्कुल जो है मुगल वंश का शासक आगे चलकर बनते हैं अकबर, और उन्होंने बिल्कुल राजपूतों से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित की थी। तो ये आप बिल्कुल जो है ना आपको इसमें थोड़ी सी जानने की जरूरत है कि मुगल वंश की स्थापना तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने किया था। तो मुगल वंश के बारे में हम जानेंगे कि इसके सिलेबस क्या है। इसको सिलेबस जानने के बाद जो है ना इसको हम सिलेबस जानने के बाद हम इसको बताएंगे कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। ये सारे चीज आपको सुनने की जरूरत है। सबसे पहले मुगल वंश की बात हम करते हैं। तो मुगल वंश में आपको पढ़ना क्या है? तो मुगल वंश में पढ़ने के लिए सबसे पहले जो आपको पढ़ना होगा, पहला नंबर में क्या पढ़ना होगा? फर्स्ट पार्ट में, तो पहला पार्ट में उसको पढ़ना होगा। पहला पार्ट में सबसे पहले पढ़ना होगा कि मुगल पर जितने भी रूलर बने हैं। आपको मालूम है कि पहले आपको मुगल में जैसे कि इसके संस्थापक कौन हो गया? बाबर। जैसे कि ये संस्थापक कौन है? बाबर हो गया, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जो है ना बिल्कुल 1526 से लेकर इसका 30 कालखंड है। दूसरे नंबर की बात अगर हम कहते हैं तो बाबर के बाद हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का कितना होता है? 1530 से लेकर 40 तक। और फिर क्या है? फिर 1555 से लेकर 56। ये बीच में जो गैप है उसी में आ जाता है सूरी वंश का शासक। आपको जो है सूरी वंश के जो है आपको शेरशाह के द्वारा फिर जो है ना हुमायूं को खदेड़ दिया जाता है। तो इसीलिए जो है ना बिल्कुल ये 4 साल शासन ये किया है, ये 11 वर्ष शासन किया है, क्योंकि बीच में जो गैप है 41 से लेकर बिल्कुल 55 तक, ये बीच के गैप में जो है बिल्कुल हुमायूं को बिल्कुल जो है ना अपने सत्ता से बिल्कुल खदेड़ देता है कौन? शेरशाह। तो उसके बारे में फिर हम बहुत डिटेल से जानेंगे। तीसरे नंबर की बात करते हैं कि अकबर की बात करते हैं। बहुत अच्छी तरह पता है आपको कि अकबर के हुमायूं को जो है अकबर के बाद जब हम करते हैं तो कितना हो गया? आपको 1556 से लेकर आपको 1605 तक उसकी कालखंड है। चौथे नंबर की बात अगर हम करते हैं अकबर के बाद आपको कहते हैं जहांगीर की बात करते हैं। तो जहांगीर की बात अगर हम करते हैं तो 1605 से लेकर 1600 बिल्कुल जो है 1628, यानी आप देखिए कौन कितना साल तक शासन किया। ये 4 साल तक किया है, ये 11 वर्ष किया है, ये फिर आप देखिए कि लगभग 50 वर्ष किया है। इसने आपने देखा कि फिर कितना 23-24 साल किया है। और चौथे के जगह पर हम पांचवा की बात हम करते हैं। चौथे जगह पर हम बात करते हैं पांचवा की बात करते हैं हम जहांगीर के बाद शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां की बात करते हैं तो 1628 से 1658 की बात करते हैं। और फिर छठे नंबर पे बात करते हैं बिल्कुल जो है औरंगजेब 1658 से 1707 की बात करते हैं। ये अब महान मुगल के दौर इसको कहते हैं, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जितना ये है। इसके बाद भी 16-17 शासक रूलर बने हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय तक जो है ना बिल्कुल जो है ना आप बिल्कुल मुगलिया सल्तनत का में जो है ना बिल्कुल स्थापित रहा है।
और मुगल वंश का शासन रहा है। लेकिन हमको हमारे अध्ययन के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसी को पढ़ने की जरूरत है, बाकी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इसी को हम जानेंगे। फिर भी मैं बाद वाला भी कुछ पढ़ा दूंगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जो आपके लिए कभी भी आपके वो क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, अगर उसमें कोई भी रोक करेगा तो आसानी से फिर उसको सॉल्व आप कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले इस पोर्शन को हम देखेंगे। तो आपने मैंने कहा क्या था, सबसे पहले मैंने कहा कि बिल्कुल मुगल वंश है क्या। तो मुगल वंश के बारे में हम बता रहे थे कि मुगल वंश का इंपॉर्टेंट वैसा ही है जैसे कि इंग्लैंड का बिल्कुल ट्यूडर वंश का है। जैसे इंग्लैंड का ट्यूडर वंश का स्थापना हेनरी ट्यूडर या हेनरी 7 के द्वारा 1485 में की गई थी। ठीक उसके 40 साल बाद यहां पर चगताई तुर्क शाखा के जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम लड़ाई में किसको, आपको लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके बिल्कुल जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। इसलिए मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर है। बाबर के बाद कंटिन्यू शासक बनता चला गया, लेकिन जिसको हम महामुगल कहते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को भी कहते हैं। तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक इसके हिस्ट्री को अच्छी तरह हम जानेंगे। और इन सारे रूलर को जानने के लिए इस रूलर के दौर में जो मुगल साम्राज्य है, तो मुगल साम्राज्य के बाद उसको हम जानेंगे। और मुगल साम्राज्य की कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंस है, इसके बीच में आपको इस सभी रूलर के समय में आपको क्या क्या चीज पढ़नी है, ये सारा चीज हम टॉपिक वाइज समझाएंगे। तो उसमें सबसे पहली बात हम करते हैं कि पहला में जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसने पहला टॉपिक आपका क्या है, पहला मुगल वंश में, मुगल वंश की बात करते हैं। मुगल वंश में पहला टॉपिक क्या है, यानी जिसको हम पार्ट 1 कहते हैं, जिसमें पढ़ना है पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको क्या पढ़ना है, तो पार्ट 1 में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है कि आपको जो है ना बिल्कुल पढ़ना है सब सोर्स ऑफ मुगलिया सल्तनत, यानी मुगलिया सल्तनत के संबंध में जानने के लिए, यानी मुगल वंश के जितने भी महान रूलर है, मुगल वंश का जितने भी महान मुगल के बाद महाशासकों के बाद जो है ना बिल्कुल उसके बिल्कुल जो है ना मुगल वंश के जो है ना बिल्कुल जो है ना लास्ट पीरियड में, मुगल वंश का बिल्कुल पतन के लास्ट में भी जितने भी रूलर है, सबकी जानकारी जो है हमको जहां से मिलती है उसी को ही हम सोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि भाई मुगल वंश में जितने भी रूलर बने हैं, जितने भी शासक बने हैं, तो उनके बारे में जानकारी आपको कहां से मिली। ये आपको क्या, मुगल वंश से कौन सा शासक इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से कैसा है, उसके समय बिल्कुल जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की है, उसके समय पर जो है ना कल्चर की व्यवस्था किस प्रकार की है, उनके समय इकोनॉमी क्या है, उनके समय पर जो है बिल्कुल जो है ना इस फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार का है, उसके समय पर हमारा जुडिशियरी किस प्रकार का है, उसी पर का मिलिट्री सिस्टम किस प्रकार का है, सभी चीज के बारे में जानने के लिए उसके लिए कोई सोर्स तो होगा ना। तो उसको सोर्स यानी एविडेंस तो जरूरी है कि पूरा मुगलिया जो जितने भी मुगलिया शासक हैं, जितने भी मुगल वंश के जितने भी शासक रह चुके हैं, उनके समय का जो भी उपलब्धियां और जो भी कमियां है, इस सब के बारे जानकारी देने वाला तो कुछ होना ही चाहिए ना। इसलिए जिससे हमको उनके बारे सब कुछ जानकारी मिलती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को स्रोत कहते हैं, सोर्स ऑफ मुगलिया सल्तनत है। मुगलिया सल्तनत के बारे में जानने के लिए उसके लिए जो सोर्स की जरूरत है, जो एविडेंस की जरूरत है, जो साहित्य की जरूरत है, उसी को ही हमको सबसे पहले पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे मुगलिया। अब पहले ही पार्ट का सोर्स, स्रोत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ, आपको कह सकते हैं सोर्स ऑफ, यानी आपको क्या करेंगे कि स्रोत, मुगल वंश का स्रोत को पढ़ेंगे, स्रोत को पढ़ेंगे हम, मुगल वंश के स्रोत को पहले पढ़ेंगे। और इसी स्रोत के माध्यम से प्रत्येक रूलर, प्रत्येक शासक के सार उस दौर में दिल्ली सल्तनत की हर एक स्थिति, हर एक व्यवस्था, सबको हम जानेंगे इसी स्रोत के माध्यम से। तो सबसे पहले स्रोत आपको पढ़ना होगा, हम स्रोत पढ़ना होगा। दूसरा पार्ट में आपको पढ़ना क्या है, दूसरे पार्ट में आपको पढ़ना है कि बिल्कुल जो है दूसरे पार्ट में जो आपको पढ़ना है जो महान मुगल है, यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक, बाबर से लेकर बिल्कुल औरंगजेब तक इसको क्या करना है, इसकी सभी का बिल्कुल व्यक्तिगत परिचय, सभी का बिल्कुल जो है ना सभी के समय जो है ना
पॉलिटिकल हिस्ट्री व्यवस्था, यानी कहने का मतलब होता है कि पार्ट 2 में सभी यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी का पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम जानेंगे। यानी सभी शासकों के समय पर आप जो है ना बिल्कुल उनकी क्षेत्रीय विस्तार क्या थी, उनकी जो है ना बिल्कुल आपको जो है ना उसकी जो है ना दक्षिण और दक्षिण भारत के प्रति उसकी बिल्कुल क्या नीति थी, राजपूताने के साथ किस प्रकार की उनकी पॉलिसी थी, काबुल और कंधार के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे थे, उन सारे चीज को पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। इसलिए एक ही बात में है कि पार्ट 2 में सभी शासकों का पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, चाहे और साथ साथ उसमें क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय व्यक्तिगत परिचय, और साथ साथ हम करेंगे क्या कि दक्षिण और दक्कन के प्रति उसकी क्या क्या पॉलिसी है, और फिर आपको जो है राजस्थान के प्रति क्या उनकी पॉलिसी है, और बिल्कुल जो है ना काबुल कंधार के प्रति क्या पॉलिसी है। सभी शासकों के समय इस तरह की पॉलिसी बनते गया है, तो उस चीज के बारे में हम पार्ट 2 में जानेंगे। इसलिए याद रहे सेकंड पार्ट में पॉलिटिकल हिस्ट्री हम जानेंगे किसका, दिल्ली सल्तनत के मुगल साम्राज्य के बिल्कुल महान मुगल दौर का, यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक का। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 में तो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे सभी मुगल शासकों का, पार्ट 1 में पढ़ेंगे सभी मुगल शासकों के बारे में सब कुछ जानने के लिए हम स्रोत को पढ़ेंगे। पार्ट 3 की बात अगर हम करते हैं, पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 में प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, यानी सभी शासकों के समय, सभी रूलर के समय पर हमारा मुगल साम्राज्य का वहां उसका प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का थी, वहां पर बिल्कुल वहां की न्याय व्यवस्था किस प्रकार का थी, वहां पर मिलिट्री व्यवस्था किस प्रकार का थी, वहां पर आपको बात कर सकते हैं कि वहां मिलिट्री से लेकर वहां के लैंड रेवेन्यू सिस्टम तक सब कुछ हम जो है पार्ट 3 में जानेंगे। इसलिए पार्ट 3 में क्या क्या सिलेबस होगा, पार्ट 3 में जानने के लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, भूराजस्व व्यवस्था, और आपको जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि उसी से रिलेटेड जितने भी सारे चीज है आपको पार्ट 3 में पढ़ेंगे। प्रशासनिक, जुडिशियरी, मिलिट्री, और आपको जो कह सकते हैं कि जो है ना प्रशासनिक, मिलिट्री व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, और उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे कि बिल्कुल राजस्व व्यवस्था। ये सारे चीज जो है ना पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे, पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में पार्ट 3 के बाद जो है आपका पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट 4 में आप हमको पढ़ेंगे इकोनॉमी को पढ़ेंगे। इकोनॉमी, सभी मुगल शासक के दौर में दिल्ली सल्तनत का इकोनॉमिक पोजीशन किस प्रकार का थी, क्या उस वक्त ट्रेड और बिल्कुल कॉमर्स किस प्रकार थी, व्यापार वाणिज्य किस प्रकार का थी, और उसको हम बिल्कुल कंपनी से कंपेरिजन करते हुए हम बताएंगे। तो पार्ट 4 में हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी को पढ़ेंगे, इसी फॉरेन ट्रेड को पढ़ेंगे, कॉमर्स को पढ़ेंगे, और साथ साथ हम बताएंगे कि और इस पार्ट में पढ़ने के दौरान हम कंपेरिजन करते हुए हम पढ़ेंगे बिल्कुल यूरोपीय कंपनी से। पार्ट 4 के बाद पार्ट हमारा 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 में क्या पढ़ना है, पार्ट 5 में आपको पढ़ना यही है कि उसमें उस दौर के कल्चर के बारे में पढ़ना है। कल्चर में उसमें बिल्कुल जो है कल्चर में क्या पढ़ना है, आपको बिल्कुल जो पर्शियन लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, आपको उर्दू लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, आपको बिल्कुल जो है ना आपको क्या किसके लिए आपको जो है आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के बारे में पढ़ना है, आपको बिल्कुल चित्रकारी के बारे में पढ़ना है, पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, गीत संगीत के बारे में पढ़ना है। सब कुछ आपको 5वां पोजीशन में, 5वां पोजीशन में आपको कल्चर के बारे में पढ़ना है। कल्चर में आपका सब आ जाएगा, ये लिटरेचर, चाहे यूरोपियन लिटरेचर, चाहे आपको जो है तुर्की लिटरेचर हो, चाहे आपको पर्शियन लिटरेचर हो, चाहे फिर आपको जो है हिंदुस्तानी लिटरेचर हो, सबको इसमें जानेंगे। और साथ साथ बिल्कुल उसके आर्किटेक्चर वास्तुकला उसको भी हम जानेंगे, साथ साथ आप गीत और संगीत उसको भी हम जानेंगे। तो ये 5 पार्ट है और 5 पार्ट में आपको पढ़ना है। इसलिए मुगल वंश को जानने के लिए पहला पार्ट में मुगल वंश का स्रोत को हम पढ़ेंगे, दूसरा में पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तीसरा में एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, चौथा में इकोनॉमी को पढ़ेंगे, 5वां में आपको कल्चर को पढ़ेंगे। और उसमें भी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियरी है, फाइनल जुडिशियरी है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इसी में आपको जो है मिलिट्री सिस्टम है, सबको इसमें पढ़ेंगे। इकोनॉमी में आपको बिल्कुल आप पढ़ेंगे कि बिल्कुल जो है ना कंपनी के साथ साथ जो है आप
कंपनी के साथ साथ इसको हम पढ़ेंगे, उसका ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी सब कुछ को हम जानेंगे। कल्चर में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको बता चुके, गीत संगीत को भी पढ़ना है आपको, चित्रकारी को भी पढ़ना है, वास्तुकला को भी पढ़ना है, इन सारे चीज के बारे में हम इसको पार्ट 5 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल आपको क्या, मुगल वंश का स्रोत यानी पार्ट 1 को शुरू करेंगे। आइए हम पार्ट 1 को शुरू करते हैं। पार्ट 1 को शुरू करते हैं, आप बिल्कुल कंप्लीट रूप से बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, कंप्लीट रूप से सुनिएगा। सबसे पहले मुगलिया सल्तनत या मुगल सत्ता, भारत में मुगलिया सल्तनत के संबंध में जानकारी देने के लिए जो स्रोत पढ़नी है, तो पहला स्रोत की बात हम करेंगे। तो पहला स्रोत में हम बात करेंगे बाबरनामा, यानी क्या, मुगल वंश का स्रोत। उसमें सबसे पहले जो नाम है, हम स्रोत में पहला नाम है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, या फिर इसको बाबरनामा भी कहा जाता है, इसको बाबरनामा भी कहा जाता है। इसको सबसे पहले इसको पढ़ना है, यानी ये एक लिटरेचर है और इस लिटरेचर को पढ़ने का, यही लिटरेचर इंडिया के बारे में ये बताता है, मुगलिया सल्तनत के दौर में बताता है। तो सबसे पहला हम करेंगे तुजुक ए बाबरी, यह बाबरनामा। इसका राइटर लिखा कौन है, इसको खुद बाबर खुद लिखा है। इसका जो है ना बिल्कुल कौन है, इसको जो है ना बिल्कुल जो है ना बाबर खुद लिखे हैं। ये बाबर का क्या, क्यों लिखे, उसकी आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी क्या है, एक आत्मकथा है, और आत्मकथा और बिल्कुल आत्मकथा है, और उस आत्मकथा बाबर स्वयं अपना आत्मकथा अपने हाथों से लिखा है। और इसमें भाषा क्या है, भाषा आपको बिल्कुल तुर्की भाषा का इस्तेमाल किया गया। तुर्की, आपको लगता होगा कि मुगल साम्राज्य है तो उसके सारे लिटरेचर पर्शियन में होना चाहिए, तो ये बिल्कुल जो है ना तुर्की भाषा में है। यही तो है, यही तुर्की भाषा में है, बाकी सब फारसी में मिलेगा। यही बिल्कुल जो है ना तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, ये कंप्लीट रूप से जो है ये खुद बाबर अपने हाथ से लिखा है। आपने बायोग्राफी आपने खुद किया है, अपने बायोग्राफी के संबंध में आपने बिल्कुल जो है ना आपने खुद अपने बारे में कंप्लीट रूप से जो है तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में बिल्कुल तुजुक ए बाबरी में लिखा है। तो ये है क्या, तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तुजुक ए बाबरी क्या है, तो मुगलिया या मुगल वंश के संबंध में जानकारी देने के लिए एक साहित्यिक स्रोत है। तुजुक ए बाबरी का बिल्कुल लेखक कौन है, इसका संस्थापक कौन है, तुजुक ए बाबरी का लिखने वाले कौन है, तो वो बाबर है। ये बाबर की बुक्स है, और बिल्कुल कौन सी भाषा में है, तो तुर्की भाषा में। ये क्या है, तो आत्मकथा है। ये क्या है, बायोग्राफी है, आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी बाबर का आत्मकथा है। इसी तरह की कथा और भी लोग कहें, जैसे कि अगर हम सातवाहन की बात अगर हम करते हैं, अगर थोड़ा सा अगर हम दूसरे नंबर पे हम अगर करते हैं, थोड़ा सा अगर हम दूसरे नंबर पे अगर हम करते हैं कि तुजुक ए बाबरी जैसे बाबर का आत्मकथा है, बाबर का बायोग्राफी है जो स्वयं लिखा है, उसी तरह के बायोग्राफी और भी बहुत है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दूसरे नंबर में हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर में अगर हम बात करें, जैसे कि दूसरे नंबर में अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर नहीं मतलब इसी तरह का आत्मकथा की बात अगर करते हैं, तो सातवाहन शासक जिसकी बात करते हैं, सातवाहन शासक जिसका नाम क्या है, हॉर, जो बिल्कुल जो है ना आप क्या करते हैं, तो याद जैसे कि हम जो बता चुके हैं कि बिल्कुल जना बायोग्राफी तुजुक ए बाबरी एक क्या है, बाबर का आत्मकथा है, उनकी बायोग्राफी है, स्वयं वो खुद लिखा है तुर्की भाषा में। यानी और उसी तरह की बायोग्राफी और भी है, जैसे सातवाहन शासक हॉल के द्वारा क्या लिखा गया है, या हाल के द्वारा लिखा गया है
पहले सोर्स में हम क्या लिखे थे, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ये तुजुक ए बाबरी पहले हम लिख चुके थे। ये कौन, इसका लिखने वाले कौन है, तुजुक ए बाबरी बाबर स्वयं लिखा है, बाबर स्वयं लिखा है। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि इस कौन सी भाषा में लिखा है, तो तुर्की भाषा में लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा है। तो तुजुक ए बाबरी बाबर के दिया हुआ, बाबर का स्वयं अपने हाथों से लिखा हुआ उनकी आत्मकथा है। कौन सी भाषा में, तो तुर्की भाषा में। इसी तरह का आत्मकथा और भी है, जैसे कि हॉल की बात करते हैं, सातवाहन शासक है, हॉल का है तो उसका गाथा सप्तशती, इसका क्या है, गाथा सप्तशती की बात करते हैं। गाथा सप्तशती उसके बिल्कुल उसका बायोग्राफी का नाम है। उसके बाद आपको महेंद्र प्रथम की बात करते हैं। महेंद्र प्रथम को है मत विलास प्रहसन। महेंद्र प्रथम की बात हम करते हैं तो उसका बायोग्राफी का नाम है मत विलास प्रहसन, प्रहसन की बात करते हैं, मत विलास प्रहसन की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि हर्षवर्धन की बात करते हैं, हर्षवर्धन की बात करते हैं, तो हर्षवर्धन का बायोग्राफी का नाम क्या है, आपको बिल्कुल जो है ना क्या है, प्रियदर्शिका ही कहते हैं, और बिल्कुल क्या रत्नावली कहेंगे, रत्नावली, रत्नावली कहेंगे। रत्नावली कहेंगे। और बिल्कुल उसी में ही आता है नागानंद, नागानंद कहेंगे। उसी में ही आ जाता है आपको प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। इसीलिए हर्षवर्धन। फिर उसके बाद हम बल्लाल सेन की बात करते हैं, बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन का क्या आत्मकथा है, तो उसी में क्या है, दान सागर, दान सागर और अद्भुत सागर, अद्भुत सागर। फिर आपको जो है ना बिल्कुल आपको जो है ना लक्ष्मण सेन के बाद, बल्लाल सेन के बाद हम क्या कहते हैं, बल्लाल सेन के बाद अगर हम कहते हैं जहांगीर, जहांगीर के बायोग्राफी नाम है तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। और फिर इसी का एक और है जिसे कि फिरोज, फिरोज शाह, उसी का है तुजुक ए फिरोज, फुतुहाते, फुतुहात, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। इस प्रकार आप देखें कि जिस तरह बाबर अपना आत्मकथा लिखा है, अपने बायोग्राफी के बारे में तुजुक ए बाबरी में बताया है, उसी तरह बिल्कुल जो हॉल है, जो सातवां शासक हॉल का बायोग्राफी है, उसको हम गाथा सप्तशती कहते हैं। महेंद्र प्रथम का जो बायोग्राफी है, जो आत्मकथा है, उसको मत विलास प्रहसन कहते हैं। हर्षवर्धन का जो बायोग्राफी है उसको रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका कहते हैं। और उसके बाद बल्लाल सेन की बात करते हैं तो बल्लाल सेन का दान सागर और बिल्कुल अद्भुत सागर उसके बायोग्राफी को कहते हैं। जहांगीर का जो बायोग्राफी है उसको तुजुक ए जहांगीरी कहते हैं। फिरोज शाह की जो बायोग्राफी उसको फुतुहाते फिरोज शाही कहते हैं। ये सबके सब बायोग्राफी है, इसलिए आपको ये सब याद रखने की जरूरत है कि आप हम जो पढ़ाने जा रहे थे कि तुजुक ए बाबरी, तो तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा जो बिल्कुल जो है ना जो बिल्कुल बाबर के खुद आत्मकथा है, अपने हाथों से लिखा है और तुर्की भाषा का इस्तेमाल किया है।
ये सिर्फ बाबर ही आत्मकथा खुद नहीं लिखे, ये सारे चीज बिल्कुल सबका सब जो है ना आपको जो आत्मकथा लिखे हैं, ये सब आत्मकथा ही है। और इस आत्मकथाओं में से सबसे जो सुप्रीम है वो बिल्कुल जो है ना बाबरनामा है या तुजुक बाबरी है। तो तुजुक बाबरी के जैसे ही आपको गाथा सप्तशती है, पथ में मत विलास प्रहसन है, रत्नावली नगानंद और प्रियदर्शिका है, दान सागर और अद्भुत सागर है, तुजुक जहांगीरी है, फुतुहाते फिरोज शाही है, सब के सब बायोग्राफी है। लेकिन इन सभी में से बिल्कुल जो सबसे जो ज्यादा सबसे जो जिसको बिल्कुल जो है सर्वोत्कृष्टता जिसको हासिल है वो है आपको तुजुक बाबरी का। पूरा लिटरेचर का, पूरा बायोग्राफी का अगर बिल्कुल लिस्ट देखा जाता है तो जो ए कैटेगरी में, जो नंबर 1 कैटेगरी में जो भी किताब को रखा गया है, जैसे कि न्यूटन का जो है प्रिंसिपिया, जिससे कि आप रूसो का बिल्कुल क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी बिल्कुल रूसो का क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। अब उसके बाद गिब्बन का इस्लामिक हिस्ट्री की बात करते हैं, और उसके बाद जो है चौसर का बिल्कुल क्या है आप टेल्स की बात करते हैं। जो है ये सब के सब जो है ना जो बुक्स है, तो उसको जो क्लास 1 में जो दर्जा मिला हुआ है, प्रिंसिपिया का उतना ही इंपॉर्टेंस है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उतना ही इंपॉर्टेंस है, इस्लामिक हिस्ट्री का उतना ही इंपॉर्टेंस है। ये इस सारे जितने भी जो किताब है उसको नंबर 1 कैटेगरी में रखा गया है। तो उसी तरह बाबर के तुजुक बाबरी को भी के नंबर 1 कैटेगरी में रखा गया है, इसीलिए उसी तरह इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपिया के जैसा और बिल्कुल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही तुजुक बाबरी का इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसको जानना बहुत ही जरूरी है। आइए तुजुक बाबरी में बाबर क्या कहते हैं, बाबर के बारे में जानना जरूरी है। और सिलेबस पूरा बता चुके हैं कि सबसे पहले हम सोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहला जिसकी बात हम करेंगे तुजुक बाबरी। तो तुजुक बाबरी के बारे में हम अभी बात करेंगे, तुजुक बाबरी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले नंबर 1 में क्या लिखे थे, तुजुक ए बाबरी, तुजुक बाबरी। इसका भाषा क्या है, इसका भाषा है तुर्की भाषा में किया गया है, तुर्की भाषा में। इसका भाषा क्या है, तुर्की है, इसका भाषा बिल्कुल तुर्की है, भाषा तुर्की। ये है क्या, किस तरह का साहित्य है, किस तरह का साहित्य है, तो आप सीधा कहेंगे किस तरह का साहित्य, ये बायोग्राफी है या आत्मकथा है, आत्मकथा है, ये आत्मकथा है। तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे, आइए। तो ये तुजुक बाबरी का भाषा तुर्की है और किस आत्मकथा है, किसका, इसको लिखने वाला कौन है, खुद बाबर है, इसको लिखने वाला खुद बाबर है। तो तुजुक बाबरी भाषा तुर्की, संस्था उसकी जो ना बिल्कुल और उसका जो ना लेखक कौन है, बाबर है, बाबर खुद लिखे हैं। और उसका कौन सी किस तरह की ये साहित्य है, तो हम कहेंगे ये आत्मकथा है, इसी का बायोग्राफी है। तो इसमें आखिर है क्या, इसमें बताया है बाबर जो है, बाबर इसके बारे में कंप्लीट रूप से ये बताता है कि तुजुक बाबरी में वो पूरा अपना जीवन का जो भी एक्सपीरियंस इंडिया में देखा है, सारे चीज वो तुजुक बाबरी में जाहिर करता है। वो कहते हैं पहला पॉइंट में तुजुक बाबरी में क्या कहते हैं, भारत के बिल्कुल प्रशंसा करते हैं। अब प्रशंसा करते हुए भी आगे बीच बीच में जाके फिर उसकी उनका आलोचना भी करते हैं। तो तुजुक बाबरी में सबसे पहले बाबर के क्या जिंदगी का पूरा कहानी है, नहीं, ये जिंदगी का 18 साल की कहानी है। और हम इसको कह सकते हैं कि इसका मुख्य रूप से तुजुक बाबरी में जो बाबर जो आए 1526 में आक्रमण के समय और 1530 के बीच का जो सारे एक्सपीरियंस है, उस सारे एक्सपीरियंस को इसी बुक्स में शेयर किया है। तो मुख्य रूप से जो है ना बिल्कुल जो है 1526 से लेकर 1530 के बीच की जो उनके जीवन की जो कहानी है, उसने जो भारत में जो चीज देखा है, जो चीज बयां किया है, जो महसूस किया है, उसी को इसमें बिल्कुल जो है ना तुजुक बाबरी में लिखने की प्रयास किया है। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, सबसे पहले तुजुक बाबरी में बाबर क्या कहते हैं, सुनिए। बाबर सबसे पहले कहते क्या है कि जिस समय, सबसे पहले बताते हैं कि जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, यानी पानीपत के प्रथम लड़ाई के समय की बात करता है कि जिस वक्त हमने भारत में पानीपत की लड़ाई के लिए आक्रमण किया या लड़ाई किया, उसी समय भारत की स्थिति क्या थी। वो बताते हैं कि भारत में जो है बाबर, यानी आपने तुजुक बाबरी में क्या लिखता है, देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्या है, पहला वो लिखता है
कि जिस समय हम भारत पर आक्रमण किए तो उस समय भारत में कौन कौन क्षेत्र में किसका शासन था, दक्षिण और दक्षिण भारत में किसका शासन थे, मालवा पर किसका शासन था, आपको गुजरात पर किनके शासन थे, बंगाल पर किसके शासन था, तमाम राजस्थान पर किनके शासन थे, ये सारे कौन कौन रूलर कहां पर रहा है और उस वंश के बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या रही है, उसका स्थिति उस वक्त क्या है, उस सारे चीज का जो है ना जिक्र जो है ना तुजुक बाबरी में क्या है। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस है तुजुक बाबरी में बाबर के आक्रमण के समय समकालीन भारत में कौन सा वंश कहां पर शासन कर रहे हैं, उसके पृष्ठभूमि क्या है, उसके स्थिति क्या है, सबके बारे में जानकारी बिल्कुल कहां से मिलता है, आपको तुजुक बाबरी में मिलता है। सारे चीज के बारे में जानकारी आपको क्या है, तुजुक बाबरी में मिलता है। एक क्वेश्चन पूछ देगा कि बिल्कुल मुगलिया वंश की स्थापना के समय पर गुजरात पर जो है ना इनकी शासन था, किसी भी ए का शासन था, दक्कन पर बी का शासन था, तो बिल्कुल जो है ना इस सब की जानकारी कहां मिलती है, तुजुक बाबरी में। तुजुक बाबरी में बताता है कि समकालीन दौर में भारत में किस क्षेत्र में कौन रूलर है, उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, उसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या है, इस सारे चीज के बारे में तुजुक बाबरी में पहला पॉइंट पर बताता है कौन, बाबर। दूसरी बात में क्या कहता है, वो भी भारत का आलोचना करते हैं, दूसरे बार कहता है, उसके दूसरा सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वो आलोचना करता है, क्या करता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ लोग जो है, दौलत खान लोधी की बात करता है, आलम खान लोधी की बात करता है और राणा सांगा की बात करता है कि ये तीनों व्यक्ति के वो आलोचना करता है, ये तीनों व्यक्ति ने हमको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और कैसे भारत में आकर हमारा साथ छोड़ दिया, उसको धोखा दिया, इस सारे चीज का चर्चा अब तुजुक बाबरी में मिलता है। यानी बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण करने के समय पर आक्रमण करने के लिए उनको प्रेरित किया दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और आपको राणा सांगा, ये तीनों व्यक्ति जब आक्रमण के लिए उसको प्रेरित किया है, इनवाइट किया है, दावत दिया है, और जैसे आक्रमण करके भारत में पहुंचे तो फिर ये लोग अपना साथ छोड़ दिया। तो पहला इस उनकी गद्दारी का उनको जो है ना चर्चा क्या है तुजुक बाबरी में, किसने, बाबर ने। इतना नहीं, फिर आगे बढ़ के वो कहता है कि हम जैसे ही यानी 1526 उनका जो मुख्य रूप से इस किताब पर जो कालखंड का जिक्र किया गया है कि 1526 से लेकर 1530 के बीच जो चीज उन्होंने देखा है, यानी बिल्कुल आप कह सकते कि प्रथम पानीपत की लड़ाई 1526, खनवा की लड़ाई 1527, चंदेरी की लड़ाई 1528, आपको घाघरा का लड़ाई 1529, ये सब के सब जो है इस सब लड़ाई के संबंध में, सब युद्ध के संबंध में ये बताता है अपने जो है ना बायोग्राफी में। इसलिए खानवा युद्ध, चंदेरी युद्ध, आपको कह सकते कि घाघरा युद्ध, फिर आप कह सकते जो है आपको जो खनवा युद्ध, सारे युद्ध के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से तुजुक बाबरी में ये बताता है। तो पहले फिर एक बार तुजुक बाबरी क्या है, एक आत्मकथा है। कौन सी भाषा में है, तो तुर्की में है। कौन सा जो है बिल्कुल इसका क्या है, इसका बिल्कुल किस तरह का है, तो आत्मकथा है। इसका बिल्कुल कौन, इस बुक्स का लेखक कौन है, खुद कौन लिखा, बाबर स्वयं लिखे हैं। इसका पहले इंपॉर्टेंस में क्या है, तो पहले इंपॉर्टेंस में देखा कि समकालीन दौर में बाबर जिस वक्त आक्रमण किया तो समकालीन दौर में भारत पर किस जगह पर किसका शासन है, इस सारी चीज के बारे में बताता है। बी नंबर पर जो है ये बताता है कि बिल्कुल भारत में सभी लोग अच्छे नहीं है, भारत में कुछ लोगों का वो आलोचना भी करते हैं, वो प्रशंसा करते हुए फिर आलोचना करते हैं कि राणा सांगा, दौलत खान लोधी और बिल्कुल आलम खान लोधी, ये सब हमको आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आने के बाद कैसे वो उसका पीछा छोड़ दिया, उसको साथ देना छोड़ दिया, इसके बारे में वो बताता है। इतना ही नहीं, इसके बारे में चूंकि ये तुजुक बाबरी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है, लिटरेचर रहा है कि समय समय पर इसको अच्छी तरह समझने के लिए इसका ट्रांसलेट भी हुआ है। इसको ट्रांसलेट हुआ अकबर के शासन के समय पर, इसकी ट्रांसलेट का काम हुआ है। अकबर के शासन के काल में इसके ट्रांसलेट हुआ है। तुजुक बाबरी को बिल्कुल फारसी में जो कन्वर्ट किया है वो क्या पहला ही पायंदान किया है। कौन है नाम, पायंदा। पायंदा पहला व्यक्ति कौन है, पायंदा। पायंदा एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने तुजुक बाबरी को यानी तुर्की भाषा से उसको बिल्कुल कन्वर्ट करके फारसी में किया। पायंदा के बाद दूसरा नंबर पर हम अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना की बात हम कहते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना की बात करते हैं। इसने भी आपको बिल्कुल जो है ना तुर्की से बिल्कुल फारसी में ट्रांसलेट किया। अब्दुल रहीम खान खाना के बाद अब हम कहते हैं शेख, आपको जो है शेख है, पहला है पायंदा,
दूसरा है अब्दुल रहीम खान खाना, तीसरे की बात अगर है शेख बफाई, शेख बफाई, शेख बफाई, शेख बफाई, इसने भी जो है ना बिल्कुल वो फारसी में अनुवाद किया। इसलिए याद रखें तुजुक बाबरी का बिल्कुल जो है ना, अब तुजुक बाबरी को बिल्कुल जो तुर्की भाषा में थे इसको फारसी में कन्वर्ट करने का श्रेय अकबर के शासनकाल में पायंदा को जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना को जाता है, शेख बफाई को जाता है। ये तीनों व्यक्ति पायंदा, अब्दुल रहीम खान खाना, शेख बफाई, तीनों व्यक्ति जो है कंप्लीट रूप से जो है ना तुर्की से फारसी में कन्वर्ट करने का काम किया है। यानी तुर्की भाषा से तुजुक बाबरी जो तुर्की भाषा में था उसको ट्रांसलेट करके फारसी में किया। इसके बाद यूरोपियन भाषा में भी इसका बिल्कुल जो है यूरोपियन भाषा में भी इसको यूरोपियन भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ है। तो यूरोपियन भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। तो यूरोपियन भाषा में सबसे पहले लीडन और आर्स्किन, ये दोनों बिल्कुल व्यक्ति जो है लीडन और आर्स्किन बिल्कुल क्या है, ये फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। यानी तुजुक बाबरी को बिल्कुल फारसी में कौन कौन चेंज किया है, पायंदा, अब्दुल रहीम खान खाना, शेख बफाई, और लीडन और आर्स्किन उस फारसी को यानी तुजुक बाबरी जो फारसी भाषा में कन्वर्ट किया गया था उस फारसी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। ये क्या है, फारसी में से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, फारसी से। उसके बाद फिर आपको एल्किंग की बात करते हैं, इसी में ए नंबर बी नंबर में एल्किंग की बात करते हैं। एल्किंग जो है, एल्किंग क्या है, तो एल्किंग की बात करते हैं। एल्किंग, तो एल्किंग भी जो है आपको जो है ना फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और तीसरी नंबर की बात करते हैं, एक नाम जो है ए.एस. बैबरीज। क्या नाम है, ए.एस. बेब्रिज की बात करते हैं। ए.एस. बैबरीज जो है वो कंप्लीट रूप से तुर्की भाषा से अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है, तुर्की भाषा में अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है। इतना ही नहीं, आपको डी नंबर की बात इसको करते हैं, इसको फिर फ्रेंच भाषा में भी जो है ना इसको कन्वर्ट किया है। पेट्टा डीला कुआ, ये व्यक्ति जो है ना बिल्कुल क्या क्या है, बिल्कुल जो है आपको फारसी से आपको फ्रेंच भाषा में कन्वर्ट किया है, फारसी से इसको फ्रेंच भाषा में, यानी फ्रेंच भाषा में तुजुक बाबरी को लिखा है। इसलिए आप कहेंगे क्या कि बिल्कुल तुजुक बाबरी का बिल्कुल अनुवाद भी किया गया है। तुजुक बाबरी को बिल्कुल जो है ना तुर्की से फारसी में कन्वर्ट करने में 3 व्यक्ति का योगदान रहा है। सबसे पहला क्या, पायंदा, दूसरा क्या अब्दुल रहीम खान खाना, और तीसरा शेख बफाई। ये तीनों व्यक्ति तुर्की भाषा से फारसी में कन्वर्ट किया है। उसके बाद यूरोपियन भाषा में विशेषकर इंग्लिश में तो लीडन और आर्स्किन ये दोनों व्यक्ति फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और एल्किंग भी फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। लेकिन आगे चलकर फिर आपको जो है ना ए.एस. बैबरीज की बात करते हैं। ए.एस. बैबरीज जो है ना तुर्की भाषा के तुजुक बाबरी को फारसी से नहीं, तुर्की से डायरेक्ट फारसी में इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। इस सारे लोग जो है ना आर्स्किन की बात करें और बिल्कुल लीडन की बात करें और एल्किंग की बात करें तो ये फारसी से इंग्लिश कन्वर्ट है, लेकिन ए.एस. बैबरीज जो है ये तुर्की से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। और आगे चलकर जो फ्रेंच में जो कन्वर्ट किया है तो फ्रेंच में बिल्कुल क्या है, पेट्टा डिलाकुआ एक विशेषज्ञ है जिन्होंने बिल्कुल क्या किया है, फ्रेंच भाषा में तुजुक बाबरी को कन्वर्ट किया है। इसलिए आप फिर एक बार इसको सुन लीजिए पहले कि बिल्कुल जो है ना क्या है, बाबरनामा में या तुजुक बाबरी में बाबर स्वयं कहते हैं कि जिस समय वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे उस समय समकालीन दौर में कहां पर दक्षिण पर कौन शासन कर रहे हैं, दक्कन पर कौन कर रहे हैं, मालवा पर कौन कर रहे हैं, गुजरात पर कौन कर रहे हैं, राजपूताना पर कौन कर रहे हैं, बंगाल पर कौन कर रहे हैं, यानी समकालीन दौर में किस क्षेत्र में कौन रूलर शासन कर रहे हैं, किस वंश का शासन है, उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार का थी, सारी की जानकारी वो अपने आत्मकथा तुजुक बाबरी में देता है, सबके बारे में लिखता है। और साथ में ये कहा गया कि ये ऐसा बिल्कुल जो है ना साहित्य है, इसको बहुत सारे लोग इसको अच्छी तरह समझने के लिए इसको किसमें क्या है, इसको ट्रांसलेट कर लिया है। तो एक 3 व्यक्ति है जिसने आपको तुर्की से सीधा फारसी में कन्वर्ट किया, और ये 3 व्यक्ति और है
जो फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एक व्यक्ति है कि जिसने तुर्की से इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और एक व्यक्ति है जो फ्रेंच में कन्वर्ट किया, उसी का नाम है पेट्टा डिलाकुआ। पेट्टा डिलाकुआ। तो ये सब के सब जो है ना विशेषज्ञ है जिसने तुजु के बाबरी को अलग अलग भाषा में बिल्कुल क्या है उसका अनुवाद किया है। अब हम बात करते हैं कि उसने ये बात को कही। तो पहला बात है कि समकालीन दौर में कौन कौन कहां पर शासन कर उसके बारे में बताता है। दूसरी बात आपने देखा कि कंप्लीट रूप से अपने समय के यानी हर 1526 से 30 उसके शासन कर रहा है, उसमें कौन कौन सा युद्ध का उसे सामना करना पड़ा है, यानी खनवा युद्ध, चाहे फिर आपको पानीपत के प्रथम युद्ध, फिर चंदेरी के युद्ध, या फिर आपको जैसे घाघरा के युद्ध, सभी युद्ध के बारे में बिल्कुल कंप्लीट रूप से वो बताता है। तो कंप्लीट रूप से वो बताता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, अब बिल्कुल इंडिया का बिल्कुल तारीफ करते हुए, खूब तारीफ करते हुए कहते हैं कि कुछ अब जो है ना कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जबान की पक्की नहीं है, वो धोखा देते हैं और उसका आलोचना करते हैं। वही राणा सांगा, क्या कहते हैं, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, ये तीनों व्यक्ति उसको भारत पर आक्रमण करने आमंत्रित किया था। भारत में आने के बाद फिर इन तीनों का साथ नहीं मिला, तो ये आलोचना भी करता है। फिर आगे कहते हैं बाबर स्वयं, फिर आगे क्या कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना फरगना और समरकंद से बिल्कुल इंडिया अलग है, बिल्कुल अलग अलग सा हमको लगता है। यहाँ के पानी, यहाँ के हवा, यहाँ के मौसम, यहाँ के जलवायु, यहाँ के बिल्कुल खेत खलियान, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ प्रकार के खेत, सभी का जो है ना बिल्कुल सभी बिल्कुल जो है ना समरकंद और बिल्कुल जो है फरगना से बिल्कुल अलग है। यहाँ का मौसम पहले से जो है ना यहाँ का मौसम कमाल के हैं, ये बहुत अच्छे मौसम भी है, यहाँ के जल भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बिल्कुल जो है ना यहाँ के जो भी यहाँ पे जो भी मजदूर काम करते हैं उसका भी वो भी बहुत सही से मेहनती लोग होते हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। फिर उसने आगे कहा कि लेकिन इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ कमी है। तो कुछ कमी क्या? तो कुछ कमी में फिर आप आ जाएगा कि कुछ कमी क्या है। तो वो कहता है कि यहाँ के लोग मकान सही से नहीं बनाते, लोगों को खूबसूरती पर कोई ध्यान नहीं देते। फिर वो आगे कहता है कि बिल्कुल जो है ना यहाँ के लोग बिल्कुल जो है अब यहाँ के लोग जो है ना फल में सिर्फ आम को जानते हैं, आम छोड़कर कोई चीज के बारे में नहीं जानता है। आपको तरबूजा खरबूजा के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। यहाँ के लोग के पास बेहतर नस्ल का कोई घोड़ा नहीं है, यहाँ के लोगों के पास बेहतर नस्ल का कोई कुत्ता नहीं है। इन लोगों में व्यवहारिकता का अभाव है, शिष्टाचार का अभाव है। इन लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं, लेकिन उसके कलाकार में समानता नहीं है, उसके स्किल में समाना, उसकी जो ना आर्ट में एक समानता नहीं है। ये सारे बातें वो करते हैं। ये सारे बात कौन करते हैं? बाबर करते हैं। तो बाबर इन सारे बात को कहने करके जो है ना बिल्कुल उस बाबर के उस सारे बात को आप ध्यान देते हैं तो बिल्कुल जो है ना मुगल साम्राज्य के रूलर के बारे में बहुत कुछ आप आराम से लिख सकते हैं, कंप्लीट से लिख सकते हैं। तो इसको जो है ना बिल्कुल फिर हम एक बार दोहरा देते हैं, और एक बार दोहरा देने के बाद जो है ना फिर आपको बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर, मुगल वंश क्या है? तो मुगल वंश एक ही चीज याद है, मुगल वंश चगताई तुर्क, कौन सा तुर्क? चगताई तुर्क शाखा के एक व्यक्ति जिसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, जिन्होंने मुगल वंश का नींव रखी थी, जिसे मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। और मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है बाबर को। और बाबर के बाद जितने भी शासक बने, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद आपका अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, इसके बाद भी बहुत सारे शासक बने, तो उसको डिक्लाइन फेज में की गिनती करते हैं। लेकिन क्वेश्चन सबको आपको महान मुगल से ही पूछेगा। तो इसलिए जो है महान मुगल सभी का जो है ना आप ब्यौरा तो देख लिए, पूरा सीरीज देख लिए, लेकिन इस सभी शासकों के बारे में कंप्लीट रूप से जानने के लिए कोई एविडेंस तो होना चाहिए जिसके आधार पर हम कुछ कह सके उसके संबंध में। तो वही एविडेंस को सबसे पहला टॉपिक में हम पढ़ेंगे। उसी टॉपिक का नाम है क्या? बिल्कुल स्रोत। और स्रोत में पहला बुक्स का नाम हम पढ़ते हैं तुजु के बाबरी। तो तुजु का बाबरी एक आत्मकथा है। तुजु किसका? बाबर का, स्वयं अपने हाथों से लिखा है। और तुजु का बाबरी का इंपॉर्टेंस वैसा ही है जैसे कि बिल्कुल क्या है न्यूटन की प्रिंसिपिया है, वैसे ही इंपॉर्टेंट है रूसो का बिल्कुल सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है। चौसर का आप कहते हैं कि बिल्कुल क्या है कंटाबरी, आपको कहते हैं टेल्स कहते हैं, कंटाबरी टेल्स कहते हैं। हॉल की आपको गिब्बन की बात करते हैं कि गिब्बन का
आत्मकथा इस्लामिक हिस्ट्री, ये गिब्बन का पुस्तक या गिब्बन का कृति बिल्कुल क्या कहते हैं कि आपको इस्लामिक हिस्ट्री, ये सारे बुक्स को नंबर 1 कैटेगरी में रखा गया है। तो वो नंबर 1 कैटेगरी में बाबर के तुजुक बाबरी को भी शामिल किया है। तुजुक बाबरी के अतिरिक्त के साथ साथ और भी बहुत सारे शासक अपना सबका बायोग्राफी है, लेकिन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल बाबर के बायोग्राफी तुजुक बाबरी को है। इसके तरह ही बिल्कुल जो है ना कौन कौन था, इसी के तरह आत्मकथा कौन लिखता है, 7वां शासक हॉल ने गाथा सप्तशती लिखा। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि महेंद्र प्रथम ने आपको बिल्कुल क्या है, महेंद्र प्रथम ने बिल्कुल लिखा उसका कृति, उसी का बायोग्राफी मत विलास प्रहसन। उसके नीचे की बात अगर हम करते हैं कि आप जो ना हर्षवर्धन की बात करते हैं, तो हर्षवर्धन का ही जो बायोग्राफी है उसकी को हम प्रियदर्शिका कहते हैं, उसी को रत्नावली कहते हैं, उसी को बिल्कुल नगानंद कहते हैं। उसी तरह बल्लाल सेन के आत्मसका जैसे कि दान है, अद्भुत सागर है। फिर आपको जो है जहांगीर का तुजुक जहांगीरी है। फिर आपको बिल्कुल फिरोज शाह का तो फुतुहात फिरोज शाही है। ये सब के सब बायोग्राफी है, लेकिन सब में से महत्व किसका है, तुजुक बाबरी का है। तो तुजुक बाबरी में आखिर है क्या चीज, तो इसको हम समझेंगे। तुजुक बाबरी में तुजुक बाबरी में है क्या चीज, इसको हम जानने के लिए सबसे पहले जानना कि तुजुक बाबरी किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में। इसका संपादक कौन है, इसको लिखने वाले कौन है, खुद बाबर सेन। इसमें क्या होता है, क्या बाबर के पूरा जीवन की कहानी इसमें है, नहीं, बाबर के पूरे जीवन की कहानी इसमें नहीं है। ये 18 साल की कहानी है। 18 साल उम्र, लास्ट 18 साल तक जो बिल्कुल बना रहा है, उसी का जो है ना बिल्कुल वही 18 साल का ही पूरा जीवन बारे 18 साल के बारे में ही पूरा बताया है। लेकिन मुख्य रूप से जब 1526 से लेकर 30 यानी 4 साल का कंप्लीट ब्यौरा इसमें यहां पर मिलता है। तो यहां पर कहते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस बल्कि इंपॉर्टेंस में पहला नंबर आप कहेंगे कि इसका तुजुक बाबरी का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसमें क्या क्या चीज बताता है। तुजुक बाबरी का, तो आप जानते हैं कि तुजुक बाबरी को कन्वर्ट करने का कितने सारे लोग कन्वर्ट किया है। सबसे पहले तुजुक बाबरी जो तुर्की भाषा में था उसको फारसी में 3 व्यक्ति किया है। सब आपको पायंदा, अब्दुल रहीम खान खाना, और तीसरा के बाद है शेख बफाई। उसको अंग्रेजी में बिल्कुल 3 व्यक्ति अनुवाद किया है। अंग्रेजी में सीधा फारसी से, और सबका सब जो है तुर्की से फारसी में किया था वो तीनों व्यक्ति, लेकिन फारसी से इंग्लिश में आपको लीडन ने किया है। उसके बाद आपको लीडन के साथ साथ जो है ना आपको क्या कहते हैं, आर्सकिन ने किया है, एल्किन ने किया है। ये बिल्कुल फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। उसके बाद की बात हम करते हैं कि बिल्कुल इसको जो है ना एक जो है तुर्की भाषा से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, उसका नाम है एएस बाबरीज। एएस बाबरीज जो है वो बिल्कुल जो है ना इंग्लिश से तुर्की से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं, ये फ्रेंच भाषा में भी कन्वर्ट हुआ है। तो फ्रेंच भाषा में कन्वर्ट करने का श्रेय किसको जाता है, पेट्टा डिलाकुआ की बात करते हैं कि उसने फारसी सीधा तुर्की भाषा से इंग्लिश में, फ्रेंच भाषा में, फारसी से फ्रेंच भाषा में कन्वर्ट करने का काम किया है। ये सब के सब जो उसका बिल्कुल जो है उसका दूसरा सब, उसका सब का ट्रांसलेट किया गया है, फारसी में भी, इंग्लिश में भी, फ्रेंच में भी, सब में। इसमें इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके इंपॉर्टेंट सबसे पहले यही है कि अकबर के ये बाबर के शुरुआती, बाबर के जो है ना 18 साल जो शासन मुगल वंश के जो शुरुआती दौर है, उसी दौर के 4 साल का पूरा कहानी इसमें आपको मिलेगा। उसी 4 साल के शासन में उसने खानवा युद्ध, उसी में आपको पानीपत का प्रथम युद्ध, उसी को चंदरी युद्ध, उसी के समय में जो है ना बिल्कुल जो है ना घाघरा युद्ध, सभी का चर्चा इसमें किया है। दूसरा पॉइंट में पहला, दूसरा, अब तीसरा में क्या क्या है कि तीसरा मैंने बताया कि भारत का आलोचना भी क्या है कि यहाँ के लोग कुछ जो है कंप्लीट रूप से जबान पर उसकी जबान पलट देते हैं। आलोचना करते ही उसने किस पर कहा, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा सांगा का आलोचना किया है। वो कहता है कि कंप्लीट लोग, ये लोग आक्रमण करने, यही लोग हमको बुलाए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो लोग हमको साथ नहीं दिया। इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद क्या कहता है, वो भारत के प्रशंसा करते हुए वो कहता है कि फरगना और समरकंद से बिल्कुल ये अलग लगता है। यहाँ का मौसम अलग है, यहाँ के जल अलग है, यहाँ का वायु अलग है, यहाँ के क्लाइमेट जलवायु अलग है, यहाँ के जो है ना खेत खलियान अलग है, यहाँ के पशु पक्षी अलग है। यहाँ के लोग फल में सिर्फ क्या खाते हैं, फल में सिर्फ आम खाते हैं। तरबूजा खरबूजा के बारे में तो जानता भी नहीं। ये लोग बर्फ के बारे में नहीं जानते हैं, बर्फ का गोला या बर्फ का पानी नहीं खाते हैं। फिर ये आगे कहता है कि बिल्कुल यहाँ के लोग जो है ना नगर शहर, यानी भारत के नगर शहर
अच्छा नहीं है, अच्छा से इसका निर्माण नहीं किया गया है। यहाँ के नगर शहर का बनावट सही नहीं है, लोग खूबसूरती पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ के बस्ती सही नहीं है, बस्ती कभी खूबसूरती पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लोग सिर्फ केवल जो है कलाकार, कला में माहिर है, श्रमिक भी है, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन कला में बिल्कुल समानता नहीं है, कला बदलते रहता है। उसके बाद वो आगे कहता है कि बेहतर नस्ल का घोड़ा भी इन लोगों के पास नहीं है, ना बेहतर नस्ल का कुत्ता इन लोगों के पास है, और ये लोग का व्यवहारिकता का अभाव और शिष्टाचार का अभाव है इनमें। इन सारे बातों का जिक्र बाबर अपने आत्मकथा में लिखा है। इसलिए क्वेश्चन इसी ढंग से पूछेगा कि बाबर ने क्या क्या चीज का जिक्र किया, क्या कुत्ता का जिक्र किया है, क्या बेहतर नस्ल के घोड़ा की कमी का जिक्र किया है, कौन सा आलोचना किया है, तरबूजा खरबूजा का जिक्र किसमें किया है, आम का जिक्र किसमें किया है, आपको मौसम हवा पानी का जिक्र किसमें किया है, आपको चारों युद्ध खनवा युद्ध का जिक्र कहाँ पे किया गया है, फिर आपको सारे जितने भी सारे चीज जो भी बात आपको बताया गया है उस सारे चीज पर कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो यही आपका था इंपॉर्टेंट, आपको किसका, तुझु के बाबरी का। ठीक है, बस आज अभी इतना ही बताया कि बिल्कुल सभी सेक्शन, कौन कौन सेक्शन पढ़ना है आपको। पॉलिटिकल हिस्ट्री सोर्स पहले, उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री सभी रूलर का, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी, मिलिट्री सिस्टम, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे क्या इकोनॉमी पर, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बाद कल्चर पर हम बात करेंगे, कल्चर में लिटरेचर की बात करेंगे, फिर आपको जो है ना आर्किटेक्चर की बात करेंगे, पेंटिंग की बात करेंगे। ये सारे जो है ना एक एक करके पढ़ाते चलेंगे। लेकिन पहला जो पार्ट था मेरा कि सोर्स यानी स्रोत को पढ़ना है, कि मुगल सल्तनत के बारे कंप्लीट जानने के लिए स्रोत क्या है, उन स्रोत को बारे पढ़ना है। और वो आज मैंने शुरू कर दिया किससे, कंप्लीट रूप से तुझु के बाबरी से। अब कल जो है ना इस स्रोत को फिर कल से कंटिन्यू जारी रहेगा। स्रोत को बड़ा ढंग से पहले पढ़ लीजिए। चलिए आज इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं आपसे।